बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पुस्तक का दूसरा पाठ है तलाश और इस पाठ का आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ थोड़ा लंबा होने के कारण इसे मैंने कुछ भागों में बांट दिया है और इस भाग 2 के अंतर्गत आज हम 2 शीर्षक पढ़ेंगे और इनका सारांश जानेंगे। ये शीर्षक इस प्रकार हैं। पहला है भारत की शक्ति और सीमा और दूसरा है भारत की तलाश। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शीर्षक भारत की शक्ति और सीमा, और देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें भारत के बारे में और भारत के अतीत और उसके इतिहास के बारे में क्या बताया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की शक्ति और उसकी सीमाओं की बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जबकि भारत को बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे बदलाव आए जिससे कि भारत का धीरे धीरे विनाश या पतन होता गया। तो आइए हम देखते हैं भारत की शक्ति के स्रोत क्या क्या थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि भारत को इतना शक्तिशाली देश बनाती थी। इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, आइए हम एक एक करके इसे देखते हैं। पहला है मानसिक सजगता, तकनीकी कौशल। पंडित नेहरू यहाँ बता रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले जो लोगों के सोचने का तरीका था वो बहुत ही सशक्त था, बहुत ही सजगता के साथ वो किसी चीज को सोचते थे। अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की उन्हें चिंता थी और वो देखते थे कि किसी भी चीज को करने में उनका भूत, भविष्य या वर्तमान किस तरह से प्रभावित होगा। तो कोई भी चीज वो काफी सोच समझकर किया करते थे। और तकनीकी कौशल, तकनीकी कौशल का मतलब है कि टेक्निकल स्किल उनमें बहुत ज्यादा था। बहुत सारे ऐसे भव्य इमारतें उन्होंने बनाई थी, बहुत सारे कुओं का निर्माण किया था, बावड़ियों का निर्माण किया था। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बावड़ियां उन्होंने बनाई थी जिसमें कि सीढ़ियों से नीचे तक पहुंचा जा सकता है और पानी की बिल्कुल भी कमी किसी को नहीं होती थी। साल भर उनमें पानी भरा रहता था, लोगों को पानी की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता था। तो इस तरह की तकनीकी कौशल उस वक्त लोग अपनाते थे। समृद्ध कला, ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले हमारे देश में ऐसे ऐसे महान कलाकार हुए जिनका नाम हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी लिया जाता था। तो ये हर क्षेत्र में हमें ऐसे कलाकार देखने को मिल जाते थे, चाहे वो गायन हो, नृत्य हो, कला हो, चित्रकारी हो, चाहे कोई भी कला हो, हर क्षेत्र में हमें इस तरह के महान कलाकार मिल जाते थे। समृद्ध भाषा, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक बहुभाषीय देश है। बहुभाषीय का मतलब है अलग अलग भाषाएं बोलने वाले। यहाँ पर हर राज्य में अब अगर आप जाएं तो वहां पर अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे लोग जो थे वो अपनी भाषा जो थे उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं करते थे, दूसरों की भाषाओं को अपनी भाषा के साथ मिलाते नहीं थे। तो यहाँ पर उनकी अपनी ही एक समृद्ध भाषा संस्कृति थी जिसका वो सख्ती से पालन करते थे। समृद्ध संस्कृति, यहाँ के भारत की जो संस्कृति थी जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है उसका भी वो बहुत ही ज्यादा अनुसरण करते थे, उसका पालन करते थे और उसे अपनी दूसरी आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाते थे। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके कारण भारत जो है वर्षों पहले बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसे बदलाव आए भारतीयों की मानसिकता में, समय में, उनके सोचने विचारने में कि भारत जो है धीरे धीरे नाश की तरफ बढ़ने लगा, उसका पतन होने लगा। पतन मतलब है डाउनफॉल होने लगा। अब ये कौन कौन से कारण थे ये आज हम देखेंगे। तकनीकी दौड़ में पिछड़ा, अब धीरे धीरे जो एक समय था जब तकनीकी कौशल में लोग काफी समृद्ध थे, काफी कुशल थे, लेकिन अब जो है जो उनका तकनीकी कौशल था उसे धीरे धीरे वो भूलते जा रहे थे। अपने तकनीकी कौशल को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और यही कारण था तकनीकी दौर में उनका पिछड़ जाना। अब इसका फायदा उठाया था दूसरे देशों ने। यूरोप देश आगे निकल गया। एक समय ये जो यूरोप देश था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन अब चूंकि उसने तकनीकी ज्ञान है उसे बहुत ही ज्यादा महत्व दिया और इसके कारण यूरोपीय जो देश थे वो हमसे आगे निकल गए। विज्ञान की चेतना की कमी, हमारे देश के लोग विज्ञान के क्षेत्र में उस तरह की समझ नहीं रख पा रहे थे और यही कारण था कि विज्ञान के बारे में कम जानकारी होना भी उनके पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बना। पश्चिमी यूरोपीय देश विकास की ओर,
अब पश्चिमी यूरोप में जितने भी देश थे उन्होंने तकनीक और विज्ञान की सहायता से अपने देश का विकास आगे बढ़ाया। एशिया के देश पिछड़ गए और हम चूंकि तकनीक और विज्ञान में उतने अच्छे नहीं थे, हमारी सोच उतनी अच्छी नहीं थी, लोग इसे अच्छे से अपना नहीं रहे थे, इसके कारण हमारा जो देश है और साथ में एशिया में जितने भी देश थे वो सब धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। तो यहाँ पर पंडित नेहरू ने ये कुछ कारण बताए हैं, एक समय भारत क्यों शक्तिशाली था और धीरे धीरे भारत का पतन क्यों हो गया। अब इसके साथ ही आगे कुछ और भी कारण पंडित नेहरू ने हमें बताए हैं, आइए हम देखते हैं उसे। भारत के पतन के अन्य कारण, उद्यम में कमी। उद्यम होता है हार्डवर्क, परिश्रम। तो यहाँ पर धीरे धीरे लोगों में परिश्रम करने की आदत कम होती गई और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था भारत के पतन का। जो लोग एक समय में बहुत परिश्रमी थे और जिसके कारण देश हमेशा विकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन परिश्रम में कमी आने के कारण जो हमारा देश है वो नीचे आने लगा। अनुकरण की प्रवृत्ति, बहुत सारे बाहरी जो देश के लोग थे वो हमारे देश में आने लगे और उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो आदतें थी, उनके विचार थे, उसका अनुकरण हम भारतीय लोग करने लगे, उसे हम फॉलो करने लगे और इस तरह की प्रवृत्ति के कारण भी हमारा देश पिछड़ने लगा। कलात्मक गिरावट, एक समय कला में समृद्ध माना जाने वाला हमारा देश अब धीरे धीरे जो कलाकार थे वो भी अपनी कला को भूलते जा रहे थे और उसमें भी गिरावट आती जा रही। भारत के पतन का ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। संकीर्ण रूढ़िवादिता, यहाँ पर लोगों के सोच विचार में भी बहुत बदलाव आए। अब उनमें जो मानसिकता थी वो रूढ़िवादिता की तरफ मुड़ गई थी, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हो गए थे। अंधविश्वास की भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वो रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ रहे थे। अंधी मूर्ति पूजा, अब यहाँ पर भारत जो है जो व्यवहारिक बातें थी उन्हें छोड़कर वो इस तरह की मूर्ति पूजन और अंधविश्वास की बातों में उलझकर भारत को और नीचे लाते जा रहे थे। जटिल साहित्य शैली अपनाना, हमारे साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव देखे जा सकते हैं। अब हमारे जो साहित्यकार थे उन्होंने अपनी शैली छोड़कर दूसरों की जटिल शैली को अपनाना शुरू कर दिया। शैली मतलब होता है स्टाइल, जो लिखने का स्टाइल था वो उन्होंने अपना स्टाइल छोड़कर दूसरों को अपनाना या दूसरों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले जो कि हमने दूसरों की नकल करके अपनाया था। तो आइए देखते हैं और जो कुछ बातें हैं भारत के पतन के अन्य कुछ और कारण हैं जो कि इस तरह से हैं। प्राचीन धारा, सोच विचार, कला संस्कृति को छोड़ नए विचारों को अपनाना। अब धीरे धीरे ये देखा जा सकता है कि लोगों ने अपनी प्राचीन धारा, जो पहले की जो पुरानी बातें थी, पुरानी संस्कृति थी, जो चीज हमें विरासत में अपने पूर्वजों से मिली थी, उसे उन्होंने छोड़ दिया और सोच विचार, सोचने विचारने का तरीका भी उनका बदल गया। कला संस्कृति, अपनी कला, अपनी संस्कृति, सब कुछ उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया और नए विचारों को, नई चीजों को उन्होंने अपना लिया। तो यहाँ पर जो अपनी चीज थी उसे छोड़कर उन्होंने दूसरों की सारी बातों को अपनाना शुरू कर दिया। इन बदलावों को देखते हुए कुछ बुद्धिजीव ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के लोगों को जगाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों में यह जागरूकता फैलानी चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति कभी भी नहीं छोड़नी है, हमें अपनी पहचान कभी भी नहीं छोड़नी है। ऐसे बुद्धिजीवियों के समझाने के बाद भी ऐसा महसूस होता था कि भारत का केवल बाहरी ढांचा ही पुराना है, परंतु अंदर की अंतरात्मा बिल्कुल बदल चुकी। तो यहाँ पर पंडित नेहरू ये कह रहे हैं, बाहर से तो ऐसा लगता था जैसे कि लोग अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके सोचने समझने की जो शैली थी, जो सोचने समझने का जो उनका तरीका था, वो बिल्कुल भी बदल चुका था। तो बच्चों, इस शीर्षक के अंतर्गत ये जो सारांश था, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं दूसरे शीर्षक की तरफ, जिसका नाम है भारत की तलाश। आइए देखते हैं उसका सारांश। तो ये शीर्षक है भारत की तलाश। अब यहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि भारत के अतीत को तलाशने के दौरान, उसके इतिहास की प्रामाणिकता को जानने के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजों को खंगाला है, बहुत सारी चीजों को देखा है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन चीजों में वो अपने भारत को तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, आइए देखते हैं। पुस्तकों, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें कि भारत के इतिहास के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। तो पंडित नेहरू ने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ी जिससे कि उन्हें भारत के अतीत के बारे में पता चल सके। दूसरा है प्राचीन स्मारकों, ऐसी बहुत सारी पुरानी इमारतें थी,
पुराने मंदिर थे, पुराने महल थे, जिनमें कि भारत का इतिहास छुपा हुआ है, भारत का अतीत छुपा हुआ है। ऐसे पुराने स्मारकों को भी उन्होंने जाकर देखा और अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। संस्कृति, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिली है, वो संस्कृति 5000 साल पहले किस तरह की थी और आज उसका स्वरूप क्या है, इन सभी चीजों का उन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, खोजा और इस संस्कृति में भारत को तलाशने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद वाला जो बिंदु है वो है कला। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत एक समय कला के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध माना जाता था। तो उस कला को वो फिर से पुरानी इमारतों और जगह जगह उन्होंने, जहां भी वो गए वहां पर भारतीय कला को उन्होंने खोजने और तलाशने की कोशिश की और उन्होंने यह जानना चाहा कि अतीत में हमारे भारत के जो कलाकार थे और उनकी जो कला थी वो किस तरह की थी। आइए देखते हैं आगे पंडित नेहरू हमें भारत के बारे में क्या बता रहे हैं। भारत की वर्तमान स्थिति। अब ये सारी चीजें देखने के बाद पंडित नेहरू यह कह रहे हैं कि आज भारत की स्थिति क्या है। भयंकर गरीबी, एक तरफ भारत में भयंकर गरीबी देखी जा सकती है और दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग है जो आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ता चला जा रहा है और इन दोनों के मिश्रण से ही भारत की वर्तमान स्थिति आज देखी जा सकती है। तो यहाँ पर आज जो स्थिति है उसमें एक तरफ गरीब लोग हैं, एक तरफ अमीर लोग हैं और इन दोनों का मिला जुला स्वरूप ही आज भारत की वर्तमान स्थिति में देखा जा सकता है। अब इन दोनों के अलावा एक और वर्ग आता है जो कि इस गरीबी और इस आधुनिकता की दौड़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो वर्ग है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग का मतलब है मिडिल क्लास। तो यहाँ पे मिडिल क्लास जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा भयंकर गरीबी और आधुनिकता से प्रभावित होते हैं। यह इनकी मानसिकता कैसी है वो आइए हम देखते हैं। ये मानते हैं कि ये ना तो अपने आप को गरीब बता सकते हैं और ये ना तो इस आधुनिकता की दौड़ में इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हें लगता है कि ये एक कैदी के रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं। दूसरा है सीमाओं में जकड़ा हुआ। ये वर्ग ऐसा है जो कि अपनी संस्कृति और पूर्वजों से मिली हुई विरासत का पालन करता है और कभी कभी यही संस्कृति और जो रीति रिवाज हैं उनमें वो अपने आप को जकड़ा हुआ पाता है। तरक्की और विकास करना चाहता है। ये वर्ग हमेशा अपनी स्थिति से एक कदम आगे बढ़ना चाहता है। अगर वो ना बढ़ पाए तो वो अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को आगे विकास की तरफ धकेलना चाहता है और हमेशा इसके मन में तरक्की और विकास करने की भावना जगी रहती है। तो यहाँ पर इस तरह से पंडित नेहरू ने भारत के अलग अलग वर्गों के बारे में बताया है। आइए आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर पंडित नेहरू कह रहे हैं कि ये जो मध्य वर्ग है जो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है और हमेशा विकास और तरक्की की ओर जाना चाहता है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। वो कौन कौन सी मजबूरी है? अंग्रेजों की गुलामी। इस वक्त तक भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो ये मजबूर हैं अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन्हें अपना जीवन चलाना है, अपने परिवार को देखना है, इसीलिए वो अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए मजबूर हैं। विद्रोह की भावना का विकास। इनके मन में हर पल विद्रोह पनप रहा है। विद्रोह की भावना इनके मन में भरी हुई है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजों को हटाना। इनके मन में ये भी भावना है कि अंग्रेजों को हमारे देश से हटा दिया जाए, हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनका कमजोर मनोबल है, क्योंकि इनका जो मनोबल है वो काफी कमजोर है। ये जो अभी प्रत्यक्ष स्थिति है उसी में वो जी रहे हैं, उससे बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन कोई भी कदम वो अपनी तरफ से उठा नहीं पा रहे हैं। तो मध्य वर्ग की मजबूरी के बारे में पंडित जी ने हमें ये सब कुछ बताया है। आइए देखते हैं अब किस वर्ग की बात कर रहे हैं पंडित नेहरू जी। ग्रामीण जनता का विद्रोह। लेकिन इस मध्य वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अलावा एक और वर्ग है जो कि ग्रामीण जनता है। ग्रामीण जनता का अर्थ है गांव में रहने वाली जनता या गांव में रहने वाले लोग। इनके मन में विद्रोह है और ये इस विद्रोह को प्रत्यक्ष रूप से सामने भी लाना चाहते हैं। अब इनके विद्रोह करने का कारण क्या क्या है? उपेक्षित वर्ग। अब ये जो ग्रामीण लोग हैं वो हमेशा उपेक्षा का शिकार हुए हैं। अंग्रेजी सरकार ने हमेशा इस वर्ग को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। इनके विकास के लिए, इनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए कभी भी कोई कदम अंग्रेजी सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। दृढ़ता और अंतःशक्ति। लेकिन इन लोगों की अंतःशक्ति, मन की शक्ति बहुत ही दृढ़ है।
बहुत ही मजबूत है। ये जो ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, उसे वो करके ही दिखाते हैं। फिर वो चाहे उसमें उन्हें शहीद भी क्यों ना होना पड़े, अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, इससे वो पीछे नहीं हटते। 200 वर्षों की गुलामी और अत्याचार से मुक्ति। अब ये ग्रामीण जनता जो है वो अंग्रेजी सरकार की गुलामी से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी और उनके अत्याचार से मुक्ति पाना चाहती है, मुक्त होना चाहती है। भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का अनुकरण। और ये जो गांव की जो जनता है, यही एक ऐसा वर्ग रह गया है जो कि हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का अनुकरण आज भी कर रहा है। जो संस्कृति और परंपरा हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, ये जो गांव के लोग हैं, गांव की जनता है, वो उस संस्कृति और परंपरा का अनुकरण आज भी उसी तरह से कर रही है और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसी तरह से उस चीज को करने की सीख दे रही है। तो इस तरह से बच्चों, ये जो दूसरा शीर्षक है भारत की तलाश, इसका सारांश भी यहाँ पर खत्म होता है। आशा है आप लोगों को इन दोनों शीर्षकों के अंतर्गत जो मैंने सारांश बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के शीर्षकों के अंतर्गत भी जो सारांश है वो मैं जल्दी ही आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।